हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है एकदम लेटेस्ट एडिशन, फिफ्थ, एंड मैं प्रसन्ना आज आपके सामने लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 8 का पार्ट 3। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ये मोस्ट प्रोबेबली इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, हमने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को लास्ट वाली लेक्चर में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब हम आपको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बताएंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएमएलए भी कहते हैं। दोस्तों, ये पीएमएलए क्या है? ये एक क्रिमिनल लॉ है। कौन सा लॉ है? ये एक क्रिमिनल लॉ है जो फोर्स में आया था 1 जुलाई 2005 में। 2005 1 जुलाई में फोर्स में आया था। इस एक्ट के अंदर ये कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो जो लिंक है टू द प्रेडिकेट शेड्यूल ऑफेंस इज लायबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, अभी क्या है देखो, सीधी सीधी बात है, इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। अगर उस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, जैसे मानो कि पैसा आया बाहर से घुमा फिरा के, जो पैसा देश के अंदर आ रहा है उस पैसे को उस ऐसी किसी जगह पे लगाया जा रहा है जो एक ऑफेंस है, तो फिर आप अगर इस तरह से पकड़े जाते हैं तो एक क्राइम के तहत आप आएंगे और आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, अब कैसे ऑफेंसेस हैं, इनमें भी कौन कौन से ऐसे जुर्म है जिनमें पैसा नहीं लगना चाहिए। देखो, 156 ऑफेंसेस हैं, 28 अलग अलग डिफरेंट स्टैट्यूट विच आर शेड्यूल ऑफेंसेस अंडर पीएमएलए। ठीक है, जिनको शेड्यूल ऑफेंस के तहत रखा गया है पीएमएलए इस एक्ट के तहत। अच्छा, वंस द एजेंसी कंसर्न विद द प्रेडिकेट शेड्यूल ऑफेंस रजिस्टर अ केस, एक बार ऐसी एजेंसी जो देख रही है प्रॉपर इस प्रेडिकेट शेड्यूल ऑफेंस से, एक बार अगर ये एजेंसी केस को रजिस्टर कर लेती है तो उसके बाद ईडी का नाम आपने बहुत सुना होगा, हाल फिलहाल बॉलीवुड के चलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करती है ये बॉडी अंडर द पीएमएलए, ताकि देखे कि भाई जो भी करा गया है क्राइम से क्या चीजें जनरेट हुई हैं, क्या प्रोसीड्स हुई हैं, ठीक है ना, जो भी है फ्रॉम द प्रेडिकेट ऑफेंस बुक्ड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, सबको सारी चीजों जो भी बात हुई है जो भी बात हुई है उसमें देखें क्या हुआ है, ऑफेंस में क्या चीजें हुई हैं, सबकी पूरी जांच पड़ताल करती है ईडी। अच्छा, अब मानो कि ऐसा है, दिख गया सामने कि हाँ भैया मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इसके अंदर और उसी पैसे से यहाँ ऑफेंस हुए हैं, तो फिर सीधी बात है कि ये लॉ कहता है, ये एक्ट कहता है कि भाई अब आप जो भी लॉन्डर्ड हैं, जो भी इनमें जो है लोग इन्वॉल्व थे, उन सब की प्रॉपर्टीज को अटैच करा जाए, एक्शन लिया जाएगा, सीजर होगा, है ना, सीज कर ली जाएगी इनकी प्रॉपर्टी, अटैचमेंट हो जाएगा। ये प्रॉपर ये जो एक्शन लिया जाएगा इज रिक्वायर्ड टू बी एडजज्ड बाय द एडजुडिकेटिंग एजेंसी, जो भी होगी इस पीएमएलए के तहत। ठीक है, वही पूरी जब्त करेगी, सीज करेगी, सब कुछ करेगी। अब देखिए, पर्सन्स की बात करें तो चाहे नेचुरल पर्सन हो और चाहे लीगल एंटिटी हो, क्योंकि भैया एक फर्म को, कंपनी को भी तो पर्सन ही माना जाता है ना, तो चाहे पर्सन में लीगल हो चाहे नेचुरल हो, जिस पे भी इल्जाम लगा है इस मनी लॉन्ड्रिंग का और वो अगर पाया गया है गलत, तो भाई इसको सामने आना होगा, इसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा स्पेशल कोर्ट्स में। अच्छा, अब ये कोई मामूली बात नहीं है। पीएमएलए के अंदर एक रिगरस पनिशमेंट होगी कम से कम 3 सालों की, और ये बढ़ के 7 सालों तक भी हो सकती है। इसमें लॉन्डर पे 5 लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। ठीक है, ऑन कन्विक्शन बाय द कोर्ट ऑफ पर्सन्स जिन पे इल्जाम लगा है ऑफेंस का मनी लॉन्ड्रिंग के। ठीक है, अब कन्विक्शन जो है ये 10 सालों तक भी हो सकता है अगर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है और इसमें इसका ताल्लुकात देखने को मिला नारकोटिक ट्रैफिकिंग से, है ना, मान लो भैया ड्रग्स वगैरह इधर से उधर हो रहे हैं इसी पैसे से, तो फिर बंदे को 10 साल तक की यहाँ पे चीजें दिक्कत उसके साथ बढ़ सकती है। और जो प्रॉपर्टी अटैच होती है इस पीएमएलए के अंदर, इसे जब्त किया जा सकता है, कन्फेसिकेट किया जा सकता है बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर द, कैसे,
आफ्टर द कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ द अक्यूज इन द ट्रायल फॉर शेड्यूल ऑफेंस। एक बार हो गया बात, सब तय तोड़ हो गया, दिख विक गया, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त कर लिया जाएगा। अब देखिए इस पीएमएलए के तहत जो भी आगे चीजें बढ़ेंगी, है ना, अगर मान लीजिए ऐसा देखा गया कि भाई जिस पे भी इल्जाम लगा है, जो भी चीजें हैं वो बाहर का इंटरनेशनल लेवल पे चीजें देखने को मिली, तो फिर भी आपको क्या करना होगा कि आपस में देश के, मतलब ये आप जो है ना कंट्री टू कंट्री लेवल पे वहाँ के हिसाब से बातचीत करी जाएगी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के माध्यम से, ठीक है, प्रॉपर चीजें होंगी और लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड होगी। अब देखिए पीएमएलए यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर बताता है किस तरीके से जो है क्या तरीका होगा अरेंजमेंट्स का विद कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, किस चीज़ को लेके, उस बंदे की प्रॉपर्टी को सीज करने को लेके, अटैच करने को लेके, कन्फिस्केट करने को लेके, जो भी उसके एसेट्स हैं और ऐसे एसेट्स जो उसके किसी विदेश में पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना, उसकी ज़मीन जायदाद जो भी है। अब इंडिया ने इसके लिए, अब आप कहेंगे इसके लिए तो मैम दो कंट्रीज के बीच में बातचीत होनी चाहिए इस बारे में, है ना, ये भी माने ये भी माने, तो हाँ बिल्कुल इंडिया ने साइन करा है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को, MLAT को। किसके साथ में? सारी कंट्रीज के साथ में तो नहीं, लेकिन हाँ 26 कंट्रीज के साथ में किया है, एंड बाय वर्च्यू उसी हिसाब से जो प्रोविजंस है पीएमएलए की। सेंटर पूरी तरह से इसके पास आर्म्ड है विद लीगल मेजर्स, ताकि टू गेट अटेंटेड असेट्स रिपैट्रिएटेड बैक टू द कंट्री ऑन कन्विक्शन ऑफ पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है ना, दूसरी देश से सरकार से बात चल रही है, बेटा हमारे यहाँ इसके ऊपर इल्जाम लगा है, आपके पास जो भी इनके एसेट्स है, जो भी चीजें हैं, वो वापस से यहाँ हमारे यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, जब तक के लिए कन्विक्शन चल रहा है तब तक के लिए असेट्स जो भी ओवरसीज, जो भी बाहर के देश में उसकी एसेट्स जो भी पता लगाई जाएंगी, इन्हें कहा जाएगा कि इनको आप सीज करके रखिए, ठीक है ना, या फ्रोज कर दीजिए बाय फॉरेन जुरिसडिक्शन। ये कहा जाएगा कि वो बंदा इसको यूज ना कर पाए, आप इसके अपने पास आप इसको सीज करके रखिए। उसके बाद जब एक बार इल्जाम पूरा हो गया तब तो फिर सब कुछ सरकार के हाथ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसका जो पीएमएलए का सेक्शन नंबर 12 है, सेक्शन 12 जो है उसमें क्या आता है, इसमें आता है फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज। फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज में क्या आता है, जैसे आता है बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बिचौलिया कोई इंटरमीडिएटरीज, ये सब जो आते हैं वो सब आते हैं टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट्स। ठीक है, किस लिए है? अपने क्लाइंट्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, अगर किसी पे शक है ना, सस्पिशन है या कैश ट्रांजैक्शंस वगैरह हुए हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को लेके, या डायरेक्टर ऑफ दी जो भी है FIUIND, ठीक है ना, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, और इसके डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको इतनी पावर दी जाती है कि ये प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं, सैंक्शन लगा सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज के अगेंस्ट, अगर वो सेक्शन 12 जो इसका है इसके हिसाब से काम नहीं करती तो। अब यही जो FIU इंडिया है, ये एक एनालिसिस करता है इंफॉर्मेशन जो भी इसको मिलती है PMLA के तहत, एंड जो भी ज़रूरी केसेस हैं उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन देता भी है उन सारी एजेंसीज को जिनको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, और जिसमें आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी आती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम भी आती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आती है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी आती है, उसके साथ CBI भी आती है, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज, रेगुलेटर्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, सब कुछ आते हैं। ठीक है ना, अब इट मे बी सीन ये देखने को मिला है कि जो दोनों ही एक्ट के तहत, दोनों ही एक्ट मतलब ये आपका एक तो हो गया फेमा और एक हो गया PMLA, इन दोनों ही एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन जो है, जो इनिशिएट करी जाती है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे वो लीगल हो, वो इस तरह से करी जाती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं करना कि अपने मन से कर दिया, एक कहीं से इंफॉर्मेशन मिली उसी के बेसिस पे यहाँ पे काम आगे होता है। आई होप आप PMLA को अच्छे से समझे होंगे। अब पाकिस्तान के रेफरेंस में आप अगर थोड़ा बहुत भी देश विदेश की खबरों में जानकारी रखते हैं तो आपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे जो है वो सुना होगा। देखिए FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या है दोस्तों? ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1989 में ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7। किसके इनिशिएटिव है? G7 की। ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है
जो काम करती है, जो भी ज़रूरी नेसेसरी पॉलिटिकल विल है ना, उसे जनरेट करने में, टू ब्रिंग आउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन वेरियस एरियाज। ठीक है, जो भी ज़रूरी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना, कोई बदलाव लाने हैं, कुछ नया कुछ चीज़ लानी है, उस रेफरेंस में जो भी काम करना होता है उसके लिए काम करती है। तो अब बात आती है रोल की, क्या काम है, क्या रोल है एफएटीएफ का। गौर से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इस समय इसकी चर्चा है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे कि पहला रोल तो यही है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी या इंटरनेशनल ट्रेड जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से होता क्या है कि फाइनेंशियल क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। ठीक है, उस पर ध्यान देना। दूसरा, एफएटीएफ रिकमेंडेशन देती है लड़ने से इन फाइनेंशियल क्राइम को, रिव्यू करती है मेंबर पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, एंड देखती है टू इंक्रीज द एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन पूरे ही ग्लोब में। ठीक है, तीसरी बात, बिकॉज मनी लॉन्ड्रर्स या दूसरे जो है वो टेक्निक्स को थोड़ा ऑल्टर करते हैं, है ना, ऐसा कुछ तरीका निकालते हैं ताकि बच सके चीज़ों से। मनी लॉन्ड्रर्स तो भाई लूप होल्स का पता लगाते हैं किस तरीके से बचे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते एफएटीएफ अपनी रिकमेंडेशन को हर एक कुछ सालों में बदला भी करती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपसे कहा जाता है कि हर 90 दिनों में अपना पासवर्ड बदलते रहिए, वो इसीलिए कहते हैं कि पुराने पासवर्ड से जो है घबला हो सकता है, इसलिए एफएटीएफ भी कि भाई किस तरीका निकाल दिया है तो कुछ नया तरीका लेकर आएंगे। अच्छा, चौथी बात ये कि एफएटीएफ का जो सेक्रेटेरिएट है ये आपको ओईसीडी हेडक्वार्टर्स पेरिस में देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। और इसके अंदर आपको 3 प्लेनरी मीटिंग्स ये होल्ड करती है इन कोर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स 12 मंथ रोटेशन प्रेसिडेंसीज। ठीक है, हर जो 12 महीने की इसकी प्रेसिडेंसी रहती है, इसमें 3 ये मीटिंग्स प्लेनरी करती है। अच्छा, एज ऑफ 2019 की बात है, जब एफएटीएफ के अंदर आपकी जो है 37 मेंबर जुरिस्डिक्शन हुआ करता था, और इंडिया एक ऑब्जर्वर रहा एफएटीएफ में 2006 में। तब से ही ये पूरी तरह से मेंबरशिप के तौर पे काम कर रहा है, और जून 25 2010 की बात है जब इंडिया को 34th कंट्री मेंबर के तौर पे ले लिया गया था एफएटीएफ के अंदर। ठीक है, अब आपने बहुत चर्चा सुनी होगी, है ना, ये तुर्की के चलते और पाकिस्तान के चलते। तो आपने ये सुना होगा कि ब्लैक लिस्ट के बारे में और ग्रे लिस्ट के बारे में। आइए थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है। देखिए, ब्लैक लिस्ट जो एफएटीएफ की है, इससे ये कहती है कॉल फॉर एक्शन फॉर द कॉमन शॉर्ट हैंड डिस्क्रिप्शन फॉर द एफएटीएफ लिस्ट फॉर ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव कंट्रीज ऑफ टेरिटरीज। अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या है। और ग्रे लिस्ट जो है, इसमें समझ लीजिए, ये तो समझ लीजिए एकदम खतरनाक लिस्ट। जो कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में चली गई वो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन है, वहाँ पे तुरंत काम करने की ज़रूरत है, उनको बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, लोन मिलने में दिक्कत होता है, क्योंकि ना टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, हर एक चीज़ को ध्यान दिया जाता है। वही जगह ग्रे लिस्ट जिसमें पाकिस्तान था, उसकी बात करें तो ये ऐसी कंट्रीज मानी जाती हैं जो कंट्रीज सपोर्ट करती हैं टेरर फंडिंग को, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को, और यहाँ पे ही टेररिस्ट आके छुपते हैं, सेफ हेवन का काम करती हैं। तो ऐसी कंट्रीज को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से वार्निंग है उन कंट्रीज के लिए कि बेटा सुधर जाओ, नहीं तो तुमको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, तो तुम्हारी बिल्कुल कजा बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री चली गई तो उससे क्या होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो उस कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाते हैं। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक लगा देता है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी लगा देता है। तो ये सारा कुछ सैंक्शंस लग जाते हैं। और सैंक्शन तो आज आपने अच्छे से सुने होंगे, रशिया को के रेफरेंस में सुने होंगे, और ये आजकल यूके लगा रहा है। अभी यूके ने देखिए पाकिस्तान पे भी लगाया है, फोर्सफुल कन्वर्शन को लेके। अमेरिका लगाता रहता है, ईरान पे लगा रखा है, रशिया पे लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाते हैं, लोन आसानी से नहीं मिलता, जैसे मैंने बताया। दूसरा, कि प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन, जैसे मैंने बताया, आप आईएमएफ से आसानी से लोन नहीं ले सकते, वर्ल्ड बैंक से आसानी से लोन नहीं ले सकते, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नहीं ले सकते, दूसरी कंट्रीज से भी नहीं ले सकते। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड में कमी देखने को मिलती है, रिडक्शन इन द इंटरनेशनल ट्रेड एक बड़ी बात है। और चौथी बात, इंटरनेशनल बॉयकॉट। भाई कौन चाहता है ऐसी जगह से, ऐसी कंट्री के साथ में जो है वो ट्रेड करना या साथ देना जो टेररिज्म को बढ़ावा देती हो, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कंट्रीज का बॉयकॉट भी होता है। अब हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान और एफएटीएफ को लेके समझाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा,
और रिलीज हुआ सन 2021 में, है ना। तो ये हैज़ बीन ऑफ द ईयर रिलीज इन 2021 हैज़ अर्लियर बीन गिवन द डेडलाइन टिल जून टू इंश्योर कि आप 27 जो पॉइंट एक्शन प्लान है उसके साथ चले अगेंस्ट टेरर फंडिंग नेटवर्क्स, ठीक है। पाकिस्तान विच कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ द FATF रिलीज इन 2021 has earlier been given the deadline till June to ensure compliance with the 27 point action plan against the terror funding network। अब ये FATF की स्कैनर में था, ध्यान रख रही थी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको जून 2018 से ही, है ना। व्हेन इट वाज पुट ऑन ग्रे लिस्ट फॉर टेरर फंडिंग, जब इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था क्योंकि ये टेररिज्म को पैसा प्रोवाइड करता है, टेरर फंडिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क यहाँ बहुत है। FATF और उसके पार्टनर्स जैसे कि एशिया पैसिफिक ग्रुप वगैरह, ये पाकिस्तान के काम करने के तरीके को, प्रोसेसेस को रिव्यू करते हैं, सिस्टम्स को, उसके साथ क्या वीकनेस है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर AML, दैट इज जो है आपका इसको लेके, और फाइनेंसिंग मतलब ये जो एंड कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, दैट इज CFT डिजाइन के हिसाब से कि भैया आपको वैसे चलना है जिससे आप टेररिस्ट को ये फंड वगैरह पैसा वगैरह ना प्रोवाइड करें और इतना बढ़ावा ना दें। तो ये सारी बातें हैं जो FATF काम करता है और कैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया ये किस तरह से जो है को रखा जाता है। अब बात एक बहुत बड़ी आती है, दैट इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी एक बहुत बड़ी समस्या है और देश के अंदर, और ब्लैक मनी को आपको समझाना मेरा फर्ज है कि क्या होता है क्या नहीं होता है ब्लैक मनी। दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसा खास कर डेफिनेशन नहीं है ब्लैक मनी कि अब आप कहेंगे क्या काला धन क्या काले रंग का धन होता है? नहीं दोस्तों, काला रंग कोई काले रंग का धन नहीं होता, बल्कि ऐसा धन जो लीगल नहीं है, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया। तो आसान शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि यही ब्लैक मनी कहलाता है, ठीक है। तो ब्लैक मनी की कोई ऐसी डेफिनेशन तो नहीं है, बट बहुत सारे टर्म्स हैं जिनका यूज करा जाता है ब्लैक मनी के लिए। दैट इज ब्लैक मनी एक तो हो गया, एक कहा जाता है इसको ब्लैक इनकम कहा जाता है। ब्लैक इनकम के साथ साथ इसको बोला जाता है डर्टी मनी, क्या बोलते हैं इसको? डर्टी मनी भी बोलते हैं। इसके साथ इसको ब्लैक वेल्थ भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए एक शब्द से आप समझ पाएंगे इसको, ब्लैक वेल्थ के अलावा एक शब्द है इसके लिए जिसे बोलते हैं अंडरग्राउंड वेल्थ, ठीक है। अंडरग्राउंड वेल्थ आप समझते हैं, ऐसा छुपा हुआ धन। उसके साथ इसको भाई अब ब्लैक मनी है अलग, तो भाई ब्लैक इकोनॉमी भी कहलाएगा, ब्लैक इकोनॉमी भी कहलाएगा। ब्लैक इकोनॉमी एक अलग चल रहा है जिसमें सरकार को पता नहीं है, तो इसलिए इसको हम पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है ना, पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको शैडो इकोनॉमी भी कहते हैं, अंडरग्राउंड या अनऑफिशियल इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर समझिए, ऐसा धन, ऐसा पैसा जो देश के लॉज को यहाँ पे ब्रेक करता हो, है ना, इस तरह से कमाया गया हो, उसका ओरिजिन ऐसा हो या उसका मूवमेंट ऐसा हो या उसका यूज ऐसा हो जो टैक्स पर्पस के सामने, टैक्स अथॉरिटी के सामने रिपोर्ट ना किया गया हो, तब ये ब्लैक मनी के मीनिंग के अंदर आएगा दोस्तों, ठीक है। जितनी मीनिंग आप उसको ब्रॉड करते जाओगे उसमें आता है कि ऐसा पैसा, ऐसा मनी जो डिराइव्ड हुआ हो, आम भाई नागरिक क्या है, एक तरह से आप समझोगे तो कैसा पैसा, सही से कमाओगे तो टैक्स दोगे ना, लेकिन अगर आप करप्शन से पैसा कमा रहे हो, ठीक है, करप्शन से कमा रहे हो या कोई भी इलीगल तरीके से कमा रहे हो, जैसे ट्रैफिकिंग से या फेक करेंसी, काउंटरफिटिंग करेंसी से, स्मगलिंग से, आर्म्स ट्रैफिकिंग से, तो इसका मतलब आप उसे टैक्स नहीं दे रहे हो ना उस पे, तो है ना क्या बता के दोगे? तो ऐसा पैसा कमाया हुआ काला धन कहलाता है। इसके अंदर वो सारे मार्केट बेस्ड लीगल प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज के दैट आर कंसील्ड फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये वाला धन, ठीक है, इसके अलावा ऐसा भी है, मान लो आप लीगल तरीके से भी कमा रहे हो लेकिन आप उसको छुपा के रख रहे हो पब्लिक अथॉरिटी से, जैसे कि मानो आप टैक्स नहीं देते हो, है ना, इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं दे रहे हो, तो भी वो उसी कैटेगरी में गिरेगा। या फिर आप स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी है उससे आप बच रहे हो, या मिनिमम वेजेस से बच रहे हो, वर्किंग आवर्स या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आप उससे चुरा रहे हो, या टू इवेडिएट कंप्लाइंग विद लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, ठीक है, लॉज के हिसाब से या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है उसके हिसाब से आप नहीं चल रहे हो, तो ये सब कुछ जो है वो काले धन के अंदर दोस्तों आता है। अच्छा, यहाँ पे 3 सोर्सेज हैं ब्लैक मनी के, उसे आप गौर से थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। 3 सोर्सेज, एक तो हो गया क्राइम के माध्यम से, है ना, एक तो भाई पैसा क्राइम के माध्यम से कमा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। हाँ, दूसरा तरीका आपके पास क्राइम के अलावा क्या हो सकता है? क्राइम के अलावा हो गया बाई करप्शन, ठीक है, करप्शन से आप कमा रहे हैं।
तीसरा जो है, तीसरा हो गया आपका बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के माध्यम से आप कमा रहे हैं। तो ये तीनों ही तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं। क्या कहेंगे मैम बिजनेस क्यों आपने उठा लिया? देखिए, बिजनेस भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आपका वो कहलाएगा काला धन। इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया था कि जिस पैसे को आप शो नहीं कर सकते, टैक्स नहीं दे सकते, वही काला धन कहलाता है। अब देखिए, जब क्रिमिनल कंपोनेंट की बात करते हैं हम इस ब्लैक मनी की, तो उसमें नॉर्मली आप समझ रहे हैं ना, बहुत सारी तरीके हैं, है ना। रैकेट चला रहे हो आप, ट्रैफिकिंग कर रहे हो काउंटरफीट में, काउंटर बैंड गुड्स में, फोर्जरी कर रहे हो, सिक्योरिटी फ्रॉड कर रहे हो, किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो, ड्रग से पैसा कमा रहे हो, बैंक का फ्रॉड कर दिया, इलीगल ट्रेड कर दिया आर्म्स में, तो ये सारा कुछ आता है क्रिमिनल के अंदर। अच्छा, अब दूसरा करप्शन कंपोनेंट ऐसे मनी का, इसमें क्या है कि अगर आप घूस खा रहे हो, ब्राइबरी से पैसा ले रहे हो या चोरी से ले रहे हो, है ना, जो होल्ड कर रहे हैं पब्लिक ऑफिस को, जैसे कि बाय ग्रांट ऑफ बिजनेस, ब्राइब्स टू ऑल्टर लैंड यूज, या आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, होता नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कि कहीं पे बिल्डिंग बनती है और वहां पे देख रहे हैं कि अनऑथराइज्ड है, ठीक है, और वहां पे तब भी पैसा खिला खिला के लोग जो है वो उसका कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं। पहले से उनको पता होता है कि जगह नहीं सही है, लेकिन सोचते हैं अरे हो जाएगा, पैसा खिला देंगे, लेकिन बीच में आपने देखा होगा कुछ तो बन जाती है, कुछ बिल्डिंग्स में यू हैव डेफिनेटली सीन कि वो आधी छूट जाती है ना, और बहुत सालों तक ऐसी ही पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था, आपने पैसा खिला के उतना तो बनवा लिया, बाद में किसी अथॉरिटी के नजर में आया और कोई ईमानदार ऑफिसर हुआ, उसने रुकवा दिया कंस्ट्रक्शन। तो ये ऐसे कंस्ट्रक्शन या लीकेजेस है फ्रॉम गवर्नमेंट सोशल स्पेंडिंग प्रोग्राम, या स्पीड मनी है टू सर्कमवेंट और फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, या ब्लैक मार्केटिंग है ऑफ कंट्रोल प्राइस कंट्रोल सर्विसेज। तो ये सारी चीजें अगर देखने को मिलती हैं तो ये सारा कुछ दोस्तों आता है ब्लैक मनी के अंदर। अच्छा, अब आप कहेंगे अच्छा ब्लैक मनी तो आप मुझे बता रही है मैम, व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी, ये क्या है व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी? अब ये एक नई अचंभा वाली बात आप है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ दोस्तों। व्हाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी को रखा गया था पार्लियामेंट के सामने मई 2012 में, है ना। एज पर द पेपर, ब्लैक मनी इज एनी असेट, क्या उसके हिसाब से क्या था कि ब्लैक मनी ऐसा कोई भी असेट या ऐसा कोई भी रिसोर्स जो ना ही रिपोर्ट करा गया है पब्लिक अथॉरिटीज को एट द टाइम ऑफ जनरेशन, ना ही डिस्क्लोज करा गया है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग देयर प्रोसेशन। मतलब सीधी बात है, ऐसा पैसा, इन्होंने कहा कि ब्लैक मनी ऐसा पैसा जो जिस समय जनरेट हुआ, जहां से उत्पन्न हुआ, जहां से आपने कमाया, उस समय ना ही किसी पब्लिक अथॉरिटी की नजरों में रहा और ना ही उसकी मूवमेंट के टाइम पे और आगे प्रोसेस हुआ, वो उस टाइम पे ना ही डिस्क्लोज हुआ, ना बताया गया, ना ही किसी पब्लिक अथॉरिटी की नजर में आया, ठीक है। अब ब्लैक मनी कहाँ से जनरेट हो सकता है? इलीगल एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, क्राइम से, ड्रग ट्रेड से, टेररिज्म से, करप्शन से, या फिर आप जो है वो पब्लिक एक्सचेकर को नहीं दे पाए, अपनी ड्यूज नहीं दे पाए, है ना, आपका कुछ पैसा बचा था आप नहीं दे पाए, टैक्स नहीं दे पाए, ठीक है। दूसरे केस में एक्टिविटीज हो सकता है कि लीगल हो, बट आप ये समझ रहे हैं जो मैंने कहा कि आप टैक्स नहीं दे पाए, हो सकता है कि आपने जहां से पैसा कमाया हो वो एक लीगल तरीके से कमाया हो, ठीक है, बट जो कि आप अपनी इनकम को रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं जस्ट बिकॉज कि आप टैक्स ना दें, टैक्स देने से बचे, इसलिए भी उस पैसे को ब्लैक मनी कंसिडर दोस्तों किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपने उस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया है, इस देश में कमाने के बावजूद आपने टैक्स बचाया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये था कि पेपर के अंदर और भी चीजें थी कि पूरा ओवरव्यू था कि किस तरह से फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करा जाता है, अकाउंटिंग टेक्निक्स करा जाता है, अकाउंटिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है इस ब्लैक मनी को जनरेट करने में। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, आइए अब समझते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स को आर हाईलाइटेड है ना, इनको हाईलाइट करा गया है जो ज्यादा रिस्क में रहते हैं। अब आप कहेंगे ना ऐसी कौन सी जगहें हैं मैडम जहाँ पे ये ब्लैक मनी जो है वो जनरेट हो जाता है, दिक्कत हो जाती है? तो आइए कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो रिस्की हैं ब्लैक मनी इश्यूज को लेके, जैसे कि बहुत बड़ी बात, आप बिल्कुल सही, आपके दिमाग में आ गई होगी, लैंड या रियल एस्टेट। इसमें कितना भी पैसा इधर से उधर कर देते हैं लोग, है ना, कि थोड़ा कैश में दे दो, सर्किल के हिसाब से दे दो, मानो की प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की सर्किल के हिसाब से, लेकिन अड़ी फंसी में इन्होंने 14 लाख की बेच दी, ठीक है, दिखाया कि हमने बहुत महंगी खरीद ली है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा करके ये ब्लैक मनी इसमें बहुत भारी मात्रा में हो सकता है, ठीक है। ज्वेलरी में बहुत आसानी से लो मेकिंग कॉस्ट के नाम पे कुछ भी खरीदे ले रहे हैं, हाँ, फाइनेंशियल मार्केट में, उसके अलावा पब्लिक प्रोक्योरमेंट
गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट सेक्टर एनजीओज को तभी इतना ज़्यादा ध्यान रखने लगी है सरकार, बिकॉज इसमें भी बहुत घपला होता है, ठीक है। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर है, कैश इकोनॉमी है, जो नज़रों में नहीं है वो दिक्कत है, लेकिन अभी आरबीआई देखिए ना इसके लिए बहुत सारे एफर्ट ले रही है। अब आज कल देखिएगा, मतलब आज आने वाले वक्त में आप लोग सब डिजिटल लेके बैठोगे ना, सब आरबीआई के वॉलेट में ही पड़ा होगा, समझ लीजिए एक तरीके से। ये नोट वोट है ना, ये सब नोट वोट मोबाइल में ही रहेंगे। खैर, अब इस पेपर के अंदर कोई एस्टिमेट नहीं था कि कितना पैसा करेंटली जनरेट हुआ है इंडिया के अंदर ब्लैक मनी के तौर पे, और इसमें ये था कि इट साइड्स अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, है ना, पता नहीं है, यूनामिटी है, कुछ अग्रीमेंट की कमी है ना, कि भाई किस तरीके से हम जो है ब्लैक मनी को प्रॉपर क्या यूज़, मतलब कैसी अप्रोच ले ताकि हम ब्लैक मनी को ये पता कर पाएँ, तो इसमें थोड़ी कमियां थी। पेपर के अंदर इशू था इंडियन एसेट्स को लेके, कि भाई बहुत सारी इंडियन एसेट्स हैं, है ना, जो बाहर जो है हमारी हैं, पर्टिकुलरली स्विस बैंक के अंदर पैसा बहुत है, और 2010 में लाइबिलिटीज जो स्विस बैंक की थी इंडिया को लेके वो थी 7,924 करोड़, एंड ये जो है ना, ये 0.13% था स्विस बैंक के टोटल लाइबिलिटीज का। अच्छा, इस पेपर के अंदर प्रॉपर डिस्क्राइब करा गया था कि कौन से इंस्टीट्यूशंस करेंटली जो है वो है रिस्पॉन्सिबल है डील करने में मनी, इस ब्लैक मनी के इश्यूज के साथ में। इसके अंदर नाम आता है, एक तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज सीबीडीटी, आपने सुना होगा। एक है अपना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इसको देखता है, ईडी। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है, और उसके साथ साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ड्यूटीज एंड कस्टम्स। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जिसे हम लोग कहते हैं। इसके अलावा हाई लेवल कमेटी, ये सब कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। अब पेपर यहाँ पे ये भी डिस्क्राइब करता है पूरा फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉपर तरीके से कैसे एम्प्लॉय किया था चीज़ों को टैकल करने के लिए ब्लैक मनी से। इसके अंदर 5 ऐसी स्ट्रैटेजी थी, 5 पॉइंट थे जिसको आप प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, कि लंबे वक्त तक इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि पहला नंबर पे कि ज्वाइनिंग द ग्लोबल क्रूसेड अगेंस्ट द ब्लैक मनी, सीधी बात है, सारे लोग मिलके जो ये काले धन के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपको उसके साथ भी काम करना पड़ेगा। दूसरी बात कि एक अच्छा लीगल फ्रेमवर्क आपको बनाना पड़ेगा। तीसरी बात कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस स्थापित करने हैं जो इस इलीगल पैसे को डील करें इस ब्लैक मनी के साथ में। चौथी बात कि ऐसे सिस्टम्स आपको बनाने पड़ेंगे जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह चीज़ों को करें अच्छी तरह से। और पांचवी बात कि आपको स्किल्स प्रदान करनी पड़ेंगी अपने कार्यकर्ताओं को, पर्सनल को, ताकि प्रॉपर इफेक्टिव एक्शन लिया जा सके, ठीक है। इस पेपर के अंदर प्रॉपर स्ट्रेस डाला गया था कि हमें ज़रूरत है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की, कि इसका यूज़ करा जाए ऑन पब्लिक एक्सेप्टेंस, पॉलिटिकल प्रॉपर कंसेंसस हो, ऐसा ना हो आपस में, और प्रॉपर कमिटमेंट हो कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये पेपर एक स्ट्रैटेजी को भी सामने रखता है कि किस तरह से ब्लैक मनी के जनरेशन को हम रोक सकते हैं फ्रॉम लेजिटिमेट एक्टिविटीज़ एंड, मतलब इस तरीके से होता है ना कि भाई कुछ ऐसा होता है कि आपने लीगल तरीके से पैसा कमाया लेकिन तब भी जो है उसका पैसा नहीं दिया, तो इसे आप 4 तरीके से इन चीज़ों को भी डील कर सकते हो। जैसे कि पहला तरीका तो ये कि आप जो डिसइंसेंटिव्स हैं अगेंस्ट वॉलंटरी कंप्लायंस, इसे कम करिए। दूसरी बात कि कुछ सेक्टर्स जो रिस्की हैं, है ना, यहाँ पे ऐसा टैक्स चोरी हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, उनमें कुछ रिफॉर्म्स लाइए, ठीक है। और तीसरी बात कि आप एक अच्छा इफेक्टिव, एक क्रेडिबल डेटरेंस, एक डर पैदा करिए ताकि लोगों के मन में डर हो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फंस जाएंगे आगे जाने में, ठीक है। और चौथी बात, सपोर्टिव मेजर्स की बहुत ज़रूरत है। तो आप समझे होंगे इस ब्लैक मनी के जो रेफरेंस में वाइट पेपर आया था मई 2012 में, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई थी। अच्छा, अब स्ट्रैटेजी टू टैकल ब्लैक मनी के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है जिससे हम इस ब्लैक मनी को टैकल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो है कि आप ब्लैक मनी को जनरेट ही ना होने दो, ठीक है, प्रिवेंटिंग जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। दूसरा कि डिस्करेजिंग यूज ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं कि भाई ब्लैक मनी का यूज ना हो सके। ऐसे ब्लैक मनी का यूज आप बहुत लीगल तरीकों में थोड़ी कर सकते हो, लोग पूछ लेंगे कहाँ से लाए हो, यही हो सकता है होटल से घूम लो और फ्लाइट में बैठ जाओ और बाहर घूम आओ, है ना, तो कम से कम यूज के तरीके हो। तीसरा कि इफेक्टिव डिटेक्शन ऑफ ब्लैक मनी, पता चले अच्छे से कि ये ब्लैक मनी कहाँ से जनरेट हुआ है, पता से तुरंत चल जाए। चौथा कि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो, है ना, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे उस पर जो है
तुरंत एक्शन भी लिया जाए, ठीक है। और पांचवा कि रेगुलेट यूज ऑफ लार्ज डिनोमिनेशन, ठीक है। अगर जो बड़े बड़े नोट होते हैं जैसे कि 2000 वगैरह के, जिसे अब देखिए सरकार थोड़ा थोड़ा दिन में कम कर रही है, आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो ऐसे बड़े बड़े डिनोमिनेशन के जो यूज है वो कम हो। इससे होता क्या है दोस्तों, अभी 2-2 हजार के आप नोट रखोगे, ठीक है, तो आपने 10-20-50 नोट रख लिए तो भी जो है आपकी जेब भर गई 1 लाख रुपए से। लेकिन अगर 100 रुपए वाले नोट रखोगे तो फिर आपको बड़ा समय लगेगा 1 लाख रुपए रखने में। तो इसलिए जितने छोटे नोट है उतना ज्यादा रिस्क कम है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट में बात आती है इसके अंदर कि एसआईटी रिकमेंडेशंस और ब्लैक मनी, ये क्या है। देखिए, एसआईटी को फॉर्म किया गया था सन 2014 में, किसके द्वारा, बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ताकि ये जो ब्लैक मनी है इसको थोड़ा रोका जा सके। अब यहाँ पे रिकमेंडेशंस जो है 5th एसआईटी की ब्लैक मनी को लेके, इसमें क्या चीजें हैं थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आइए सबसे पहले पहली बात समझते हैं कि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया उन कैश ट्रांजैक्शंस पे जो 3 लाख रुपए से ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। 3 लाख रुपए के ऊपर कोई आप कैश ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन थी इस एक्ट के अंदर कि कैश ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं इस 3 लाख रुपए से ऊपर, इसे इलीगल माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा और पनिशेबल माना जाएगा अंडर द लॉ, ठीक है। दूसरी बात क्या कही इन्होंने, दूसरी बात ये कही कि अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है 3 लाख रुपए से ऊपर का किसी भी बैंक के माध्यम से, तब बैंक उस ट्रांजैक्शन को शक के दायरे में ले, सस्पिशियस एक्टिविटी के तौर पे ले, एंड इसे तुरंत रिपोर्ट करे एफआईयू को और कंसर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ठीक है, क्योंकि कैश कहाँ से कहाँ गया उसका ट्रेसेबल नहीं होता। तीसरी बात कि मैक्सिमम लिमिट कैश होल्डिंग पे इसे फिक्स कर दी जाए 10 से लेके 15 लाख तक, ठीक है। आप 10 से लेके 15 लाख रुपए तक ही कैश होल्ड कर सकते हैं। चौथी बात, सारे ही बैंक्स जिसमें आपके कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह आते हैं, इनको ये डायरेक्ट करा गया कि आप नोटिफाई करेंगे किसी भी प्रकार की इनकम को या विड्रॉवल को जो 3 लाख रुपए से ऊपर की होती है, तो इस खबर को आप तुरंत देंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स को, इन्वेस्टिगेशन वाले, और अथॉरिटीज को स्टेट की, एंड साथ में जैसे मैंने बताया एफआईयू को भी, ठीक है। पांचवी बात कि अप्रोप्रिएट कदम, आपको जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे अमेंड करने के लिए ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 को, ठीक है। इसमें कुछ प्रोविजन आपको इस एक्ट के अंदर ऐसी भी डालनी पड़ेंगी कि जो भी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है या असेट्स हैं, ठीक है, वो वेस्ट इन द यूनियन ऑफ इंडिया, उनकी नजरों में, उनके हाथ में आनी चाहिए, सरकार के हाथ में ऐसी इनकम जो अभी तक अनडिस्क्लोज है। और छठी बात इसके अंदर ये थी कि कोई भी अमाउंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने से पहले या किसी भी अमाउंट का पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, इन्वेस्टिगेट कह रही हूँ, इन्वेस्टिगेट सुन के दिमाग खराब हो गया, देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले कहीं आप पैसा लगा रहे हो, परचेज कर रहे हो, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो देश के बाहर, विदेश में, आउटसाइड योर कंट्री, तो जो बंदा है ये इन्फॉर्म करेगा जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को, ठीक है। प्रॉपर बताएगा कि भाई हम उस कंट्री में, फला फला कंट्री में अपनी एक असेट खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे किसी भी टाइम एसआईटी को फॉर्म कर सकती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी फ्यूचर मैटर्स को जो ब्लैक मनी से रिलेटेड है, एंड सिर्फ जो है ये फर्दर सजेस्ट करेगी कि भाई किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। लास्ट में इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों बोलते हैं MCOCA, ठीक है। ये है अपना 1999 का, ये एक ऐसा लॉ है जिसे महाराष्ट्र की सरकार सन 1999 में लेकर आई थी लड़ने के लिए इस ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म से। अब इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन दिया है, प्रियम्बल जो है इस एक्ट का, वो कहता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, दैट इज जो भी पेनाल्टी लगती है, जो भी प्रोसीजनल लॉ है या जो भी एजुकेटरी सिस्टम है, ये इनएडिक्वेट है लड़ने में, है ना, अभी पूरी तरह से समर्थ नहीं है लड़ने में या कंट्रोल करने में इस पूरे ऑर्गेनाइज क्राइम को। अच्छा, सरकार ने यहाँ पे इसलिए डिसाइड करा कि हम एक स्पेशल लॉ लेकर आएंगे जिसमें कुछ स्ट्रिक्ट और कुछ ऐसे डेटरेंट, डराने वाले प्रोविजंस होंगे, जिसमें आपका कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ऐसा कुछ होगा कि भाई पावर भी होगी टू इंटरसेप्ट वायर, है ना, देखेंगे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है, लोकल कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए हम किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम को हम किसी भी एजेंसी के साथ में यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल लॉ से विपरीत जो कन्फेशन है, मानो
आपने सीनियर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, ठीक है, सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने, तो इस नॉर्मली क्या होता है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान अब जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है ना, इसे नहीं माना जाता, क्योंकि ये कह देते हैं ना कि नहीं ये पुलिस हो सकता है डराई धमकाई हो। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट के तहत अगर आप कन्फेशन सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने करते हो तो ये एडमिसिबल है, नॉट ओनली अगेंस्ट द अक्यूज गिवन द कन्फेशन बट साथ में अगेंस्ट द अदर अक्यूज्ड इन द सेम केस, इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं है कोई एंटिसिपेटरी बेल की, आपको नहीं बेल मिलेगी 6 मंथ्स के लिए टू द अक्यूज्ड। तो काफी स्ट्रिक्ट लॉ माना जाता है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम का। अच्छा, ये बार भी लगाता है उन सॉफ्ट लिबरल बेल प्रोविजंस पे कि भैया बड़ी आसानी से जिनको बेल मिल जाती है ना, सॉफ्ट लिबरल जो एकदम बेल प्रोविजन है इस पे रोक लगाता है। और इस एक्ट के तहत ना ही बेल बट जेल, इसे कहते हैं नॉट बेल बट जेल, है ना, ये एक कंट्रोलिंग प्रिंसिपल है। और पुलिस यहाँ पे फाइल कर सकती है चार्जशीट को 180 दिनों के भीतर, ठीक है, 180 डेज के भीतर इंस्टेड ऑफ 90 डेज। 90 डेज की लिमिट दी गई है ना नॉर्मल केसेस में, यहाँ पे पुलिस को अच्छा खासा समय मिलता है 180 दिनों का। यहाँ पे कुछ जो है ये जो मेजर्स है एमसीओ सीए के अंदर, ये इसलिए है ताकि देखो विटनेस को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले विटनेस को, जैसे कि उसकी आइडेंटिटी या एड्रेस विटनेस का सीक्रेट रखा जाएगा, जिसने देखा है जो चश्मदीद गवाह है एंड विटनेस को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी कहानी है, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को आप ज्वाइन करके मुझे काम में मेरे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वगैरह आप सब ट्विटर वगैरह आप देखिए, ऑल द लिंक आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल डेफिनेटली लाइक इट, आई होप। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।